और एक्सपीरियंस। सो लास्ट टाइम हम लोग ने वीबीटी देखा था, उसके पॉस्टुलेट्स देखे थे, हाइब्रिडाइजेशन सीखा था, उसको अप्लाई करना सीखा था, उसके एग्जांपल्स देखे थे और लिमिटेशंस भी हमने देखे थे। ठीक है, तो इस चैप्टर का एकदम आखिरी पार्ट जो आज हम सीखने जा रहे हैं, एक नई थियोरी। देखो लिमिटेशंस क्या था वीबीटी का, कि वो कलर के बारे में नहीं एक्सप्लेन करता है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, और तीसरा क्या था उसका ड्रॉबैक यानी लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, कि हम जो स्ट्रक्चर वीबीटी से निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देख के हम उसका जो शेप डिसाइड करते हैं, टेट्राहेड्रल चाहे ऑक्टाहेड्रल जो भी हो, वो हर बार एक्सपेरिमेंटली जो आने वाला है उससे मिलता जुलता नहीं है। ये 3 ड्रॉबैक थे और इसी को सुधारने के लिए जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सामने आई थी। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं CFT, यानी जिसका फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है इसके अंदर सिर्फ 3 ही पोस्टुलेट्स हैं और 3 ही पोस्टुलेट्स हम पढ़ेंगे और इसका एप्लीकेशन है 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। पर ये जो 3 पॉइंट्स इसको समझने में और वो एप्लीकेशन करने में अच्छे की हवा टाइप हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी के लिए जो हम लोग को बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए, बेसिक नॉलेज जो चाहिए वो होता ही नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक प्लॉट समझाता हूँ, उसकी बेसिक टेक्निक समझा देता हूँ, फिर इस थ्योरी पे एक करके हम लोग पोस्टुलेट देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि थ्योरी क्या बोलती है। थ्योरी क्या बोलती है कि जब ये मेटल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो मेटल होगा और ऑब्वियसली इसके आसपास में क्या होगा, लिगैंड्स होगा। ठीक है, तो ये लिगैंड है, ऐसा समझ लीजिए, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब लिगैंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके सर पे वो मेटल की तरफ डोनेट करके डेटिव बॉन्ड बनाता है, तब हम ऐसा कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ठीक है, वीबीटी भी यही सब चीजें कर रहा था, लेकिन CFT जो है वो थोड़ा स्पेशल है। सबसे पहले CFT का सबसे मेन पॉइंट क्या है ना, CFT का सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये जो इंटरैक्शन है किसका, मेटल एंड लिगैंड का, है ना, मेटल एंड लिगैंड का, ये इंटरैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब लिगैंड्स 100% इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और मेटल 100% इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, यानी लिगैंड्स विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड मेटल विल गेन द इलेक्ट्रॉन। ऐसा इंटरैक्शन है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर मैं कहता हूं तो 2 चीजें समझ लो, कोवैलेंट नेचर नहीं है, कोवैलेंट नेचर या कोवैलेंट बॉन्ड यानी शेयरिंग वाला बॉन्ड नहीं है। वो तो वैसे भी नहीं था सर, वो तो डेटिव बॉन्ड था। हाँ भाई, जो डेटिव बॉन्ड होता है ना वो भी एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। तो अगर कोवैलेंट नेचर है ही नहीं तो मतलब डेटिव नेचर भी नहीं है। मतलब ये थ्योरी कहता है कि लिगैंड और मेटल के बीच में डेटिव बॉन्ड नहीं है, याद रखिएगा। ये कहता है कि उनके बीच में कुछ है ही नहीं, उनके बीच में सिर्फ एक इंटरैक्शन है और जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन है। ठीक है, ये ऐसा कहता है। अभी इसके वजह से क्या हो रहा है, मैं सिर्फ आपको प्लॉट समझा रहा हूँ, थ्योरी नहीं समझा रहा हूँ, प्लॉट समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या होता है कि जो भी इंटरैक्शन हो रहा है वो मेटल के कहाँ हो रहा है, D ब्लॉक में हो रहा है ना। मेटल कहाँ का होगा, ऑब्वियसली बेटा बोलो, मेटल कहाँ का होगा, D ब्लॉक का होगा। तो ये जो भी इंटरैक्शन हो रहा है D ब्लॉक के अंदर हो रहा है। मतलब D ब्लॉक में किधर हो रहा है, D ब्लॉक के अंदर, D सब शेल के अंदर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सारा इंटरैक्शन कहाँ हो रहा है बेटा, D सब शेल के अंदर हो रहा है। तो अब D सब शेल के बारे में पढ़ते हैं कि जो D सब शेल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या है, कि इसके अंदर 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, यानी 5 डब्बे है। कैसा दिखाई देता है D, इस तरह से दिखाई देता है D। ठीक है, देखिए ये D सबशेल है। इसमें से जो पहला डब्बा है इसका नाम क्या है, इसका नाम है DXY। जो दूसरा डब्बा है इसका नाम क्या है, DYZ। जो तीसरा डब्बा है उसका नाम क्या है, DXZ। ठीक है, ये नाम है उस डब्बे के। ये जो 4th डब्बा है इसका नाम क्या है, DX2Y2। ठीक है, और ये जो 5वां डब्बा है उसका नाम है DZ2। ये नाम है उस डब्बे के। जैसे P के अंदर 3 डब्बे होते हैं, PX PY PZ, वैसे D के अंदर 5 डब्बे होते हैं और पांचों का नाम है DXY YZ ZX। और ये वाला जो है X2 - Y2 और जो लास्ट वाला है वो है DZ2। तो इसमें से आप समझिएगा कि ये जो तीनों है, ये तीनों आप जो देख पा रहे हैं DXY YZ ZX, ये जो है वो क्या है, ये नॉन एक्सियल होते हैं। ऐसा समझिए, ये कैसे है, नॉन एक्सियल या बिटवीन द एक्सिस, ऐसा समझिए। क्या होता है ये बिटवीन द एक्सिस, या फिर जान दो मैं ये पॉइंट नहीं बताता हूँ, इससे क्या है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया है, ये हायर लेवल पे आता है। भूल जाइए ये पॉइंट को, ध्यान दीजिए। सिर्फ आप इतना नाम याद रखिए, DXY YZ ZX, DX2 Y2 और DZ2। ऐसे 5 डब्बे D के होते हैं। और ये जो 5 डब्बे हैं D के, इस वक्त मैं ऐसा कहता हूँ कि ये डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मतलब क्या, हर डब्बे की एनर्जी सेम है, ये सारे के सारे सेम एनर्जी लेवल पर है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी क्या कह रहा था मैं कि मेटल जो है इसके पास
इट हैज इट्स ओन इलेक्ट्रॉन्स। बोलो सही है कि गलत बोल रहा हूं, है ना। मेटल है, उसके पास खुद के अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, क्योंकि उसका भी एटॉमिक नंबर है। तो मेटल के पास अगर खुद के इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ऑब्वियसली उसको डी के डब्बे के अंदर रखेगा, क्योंकि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सही है शाबाश। लिगैंड्स, लिगैंड्स क्या है? इट हैज इट्स ओन इलेक्ट्रॉन्स। सही है भाई, लिगैंड के अंदर भी अपने इलेक्ट्रॉन है। इनफैक्ट लिगैंड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि उसको तो डोनेट करना है। यहां तक बात सही है। तो क्या होता है जब ये अपने इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ लेके आता है, देखिए जब ये अपने इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ लेके आता है तो क्या होता है, इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन है और ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐसा समझिए। ठीक है, जब ऐसा होता है तो मैं बोलूं इधर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। बोलो इधर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। समझ में आया? जब लिगैंड्स अप्रोच, है ना, आप प्लॉट समझिए। जब लिगैंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल को, तो उसके अंदर भी खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो टकरा जाएंगे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पैदा होगा। ये बात समझ में आ पा रही है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पैदा हो रहा है, इसके वजह से क्या होता है, इसका जो इफेक्ट है वो किस पर पड़ता है? डी ऑर्बिटल पर पड़ता है। इसका जो इफेक्ट है वो डी ऑर्बिटल पर पड़ता है, यानी मैं कहूं ये जो है वो इस पर इफेक्ट पड़ता है, ये डी के डब्बे पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा क्या इफेक्ट पड़ता है सर जरा बताओ? वो तो हम थियरी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पर मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने कहा कि ये पांच डब्बे डी जनरेट है, यानी सबकी एनर्जी लेवल सेम है। ठीक है, तो जब इसके अंदर खुद के इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के और आने वाले लिगैंड के इलेक्ट्रॉन भी इसके डब्बे में आएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो डब्बा है इसकी जब भी एनर्जी लेवल जो भी इक्वल है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, वो बिगड़ जाएगी। ये जो डब्बा है ये टूट जाएगा दो टुकड़ों में, ये टूट जाएगा, दो टुकड़ों में टूट जाएगा। सर कैसे टूट जाएगा? पांच चीजों को दो टुकड़ों में, मतलब ढाई टूटेगा क्या? नहीं, ऐसा इक्वल भी टूटता नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा टूटता है। कैसे टूटता है वो सब थियरी में मैं बताऊंगा, है ना। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, ये डब्बा टूट जाएगा। ठीक है, कैसे होता है सब सिखाता हूँ, जस्ट एक प्लॉट समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ आपको? ये थियरी किस बेसिस पे आधारित है? ये थियरी बोलता है मेटल है, लिगैंड है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, शेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होता है, बात खत्म हो गई। उसके बाद में लिगैंड्स के खुद के इलेक्ट्रॉन, मेटल के खुद के इलेक्ट्रॉन है। लिगैंड जब मेटल की तरफ अप्रोच करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे आ जाते हैं, डी के डब्बे में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। और इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो डी के डब्बे पर पड़ता है। कैसे? डी के डब्बे के अंदर 5 डब्बे थे, ठीक है, पांचों 5 डब्बों की एनर्जी सेम थी। ठीक है, बहुत इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से इनकी जो एनर्जी है इनमें बदलाव आ गया, ये टेढ़े मेढ़े हो गए, ये डिस्टॉर्ट हो गए, ऐसा हम कहते हैं, टूट गए, ये टूट गए, टूट के दो टुकड़े हो गए, 2-3 नहीं बोलना चाहिए, 2 टुकड़े हो गए, टूट के इसके 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, कैसे हुआ वो सब मैं बताता हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लिगैंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल की तरफ अप्रोच करवा रहा है। ठीक है, लिगैंड एक फील्ड क्रिएट कर रहा है सेंट्रल मेटल की तरफ, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसलिए मैं इसे कहता हूँ क्रिस्टल फील्ड थियोरी। ठीक है, ये हल्का सा मैंने सिर्फ आपको एक प्लॉट समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, चलिए अभी थियोरी की तरफ बढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड थियोरी की तरफ। एक एक करके मैं सारी चीजें आपको सिखाते जाऊंगा। अब मैं लिखूंगा क्रिस्टल फील्ड थियोरी का पोस्टुलेट नंबर 1। ठीक है, उम्मीद है आप नोट्स बना रहे होंगे और मेरे साथ ही जैसे मैं पोस्टुलेट नंबर 1 लिखूंगा आप भी लिख ही लेंगे साथ में। ठीक है, देखिए पोस्टुलेट नंबर 1 क्या कहता है? the ligands are treated as point charges. Ligands are treated as point charges. ये बात समझ में आ रही है कि इनको मैं पॉइंट चार्ज, एक चार्ज की तरह मानता हूं लिगैंड को। ठीक है, द इंटरैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगैंड is assumed to be purely electrostatic। ठीक है, that is purely electrostatic का मतलब क्या होता है? that is the orbital
interactions are not involved. ऑर्बिटल इंटरेक्शंस आर नॉट इन्वॉल्व. ऑर्बिटल इंटरेक्शन यानी जैसे वीबीटी कह रहा था ना, इसका ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, ऑर्बिट दिखाई देगा. वैसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी होता ही नहीं है, ऐसा ये थ्योरी कहता है. ठीक है, एकदमली ऑपोजिट पॉइंट कहा है. वीबीटी कहता है कि शेयरिंग होने की वजह से, ऑर्बिटल शेयर होने की वजह से बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग डेटिव बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड ऐसा भी कहते हैं. ठीक है, बट ये थियरी तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रहा. ये थियरी कह रहा है लिगैंड जो है पॉइंट चार्ज है, मेटल लिगैंड का इंटरेक्शन जो है वो आयोनिक है, एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक है. ठीक है, दैट इज द ऑर्बिटल इंटरेक्शन है, नॉट इन ऑर्बिट ऐसा कुछ होता नहीं है. ठीक है, साथ में ये क्या कहता है, द डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आर डीजेनरेट. ठीक है, इसका मतलब क्या, दैट इज इट हैज सेम एनर्जी, दैट इज इट हैज सेम एनर्जी, है ना, फॉर ऑल ऑर्बिटल्स. ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है कि जो डी का सबशेल होता है, डी का जो सबशेल होता है, उसका अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो ये इस तरह से बनता है. ठीक है, इसका जो नाम है उसको मैं कहता हूँ dxy, इसका जो नाम है मैं कहता हूँ dyz. अरे आप आगे पीछे भी लिखेंगे ना नाम तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो यही 5 डब्बे ना. ये जो है वो क्या है, dyz. ये जो है इसका नाम लिखता हूँ मैं dx2y2. ठीक है, ये जो इसका नाम लिखता हूँ dz2. इसको कैसे भी लिखो आप, डजंट मैटर, होने तो यही 5 चीजें हैं. ठीक है, ये सारा का सारा जो है ये कैसा है, डी जनरेट है. ये वर्ड याद रखिएगा, डी जनरेट यानी ऑल आर ऑन सेम एनर्जी लेवल, ऑल आर ऑन सेम एनर्जी लेवल. ये बात आपके दिमाग में डाल लीजिए और ये पॉइंट अभी के अभी मेरे साथ में आप अपने नोट्स में उतार लीजिए. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ठीक है, उम्मीद है कि आपने लिखा होगा, ये वीडियो को पॉज करके वो लिख लीजिए. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है और बहुत ही चीजें सीखने को मिलेगी सेकंड पोस्टुलेट के अंदर. तो देखते हैं सेकंड पोस्टुलेट क्या है. देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन ligands approach the central metal, they यानी कौन, लिगेंड. ठीक है, create the field around central metal. They create the field around central metal. ठीक है, mostly the field is unsymmetrical. And cause distortion in the degeneracy of d orbitals. ठीक है, देखिए जब लिगेंड सेंट्रल मेटल की तरफ आता है ना, तो वो क्या करता है, सेंट्रल मेटल के आसपास एक फील्ड बनाते हैं. ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, क्या बनाते हैं, आसपास एक फील्ड बनाते हैं. ठीक है, और ये जो फील्ड होती है जनरली वो कैसी होती है बेटा, अनसिमेट्रिकल होती है. सिमेट्रिकल होती है तो बात समझ में आता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी फील्ड बनाता है, अनसिमेट्रिकल फील्ड बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, खींचातानी हो जाती है, डिस्टॉर्शन हो जाता है, बिगड़ जाता है सब कुछ. ठीक है, डिस्टॉर्शन हो जाता है. डिस्टॉर्शन किसका हो जाता है, डीजेनरेसी का. किसका डीजेनरेसी का, डी ऑर्बिटल्स के डीजेनरेसी का. मतलब जो डी के अंदर 5 डब्बे थे उनका जो एनर्जी सेम लेवल पर था, ये फील्ड होने की वजह से वो टूट गया, बिखर गया और उसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो गई. ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी. अब मैं आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखाता हूँ कि फील्ड का मतलब क्या है. फील्ड का मतलब कुछ नहीं है. ठीक है, there is electronic repulsion. There is electronic repulsion between electrons of central metal present
इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के अंदर जो ऑलरेडी सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो किससे रिपेल करेंगे, लिगेंड्स के आने वाले इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी डी के अंदर ही रहते हैं, है ना, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अप्रोचिंग फ्रॉम द लिगेंड्स, फ्रॉम द लिगेंड्स, ठीक है। ड्यू टू दिस रिपल्शन, the energy between d orbitals increases, energy between d orbitals increases and they split into two different energy levels, and they split into two different energy levels, ठीक है। ये फील्ड का मतलब होता है, समझ में आया। लिगेंड्स क्या करता है, फील्ड बनाता है। इसका मतलब क्या, अपने इलेक्ट्रॉन्स के देने के वजह से जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स मेटल में प्रेजेंट है उनके बीच में रिपल्शन हो गया, रिपल्शन होने की वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भर गई और ये एनर्जी को डी का डब्बा है वो संभाल नहीं पाया, इसके लिए वो टूट गया, डिस्टॉर्ट हो गया और दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बन गए, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को आपको समझाने की कोशिश करूं कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है, तो एक पॉइंट मुझे यूं ऐसा लिखने है, एक पॉइंट मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा, पर उसको लिखने के लिए मुझे एक्चुअली थोड़ा यहाँ पे जगह की जरूरत है, क्योंकि वो पॉइंट लिखने के बाद मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ड्रॉ करके। तो पहले आप ये इतना लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और ये पहले इतना लिख लीजिए, मेरे पास थोड़ा बोर्ड का कमी है, प्लीज एडजस्ट लिटिल बिट, ठीक है, इतना लिख लीजिए, ठीक है, मैं ये वाइप कर रहा हूँ, आप पॉज कर लीजिए और फिर ये लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसी के अंदर मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, देखो इसी के अंदर आगे कंटिन्यू करके एक पॉइंट ऐड करता हूँ और फिर उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ, ठीक है। देखिए, द unsymmetrical field created by ligands, ठीक है, जो अनसिमेट्रिकल फील्ड क्रिएट करता है लिगेंड, क्रिएटेड बाय लिगेंड्स कॉज डिस्ट्रक्शन of degeneracy of d orbitals, जो हमने ऑलरेडी देखा है ना, एंड d orbitals split into two energy levels। जो d ऑर्बिटल था उसका तो सबका सब डब्बा इक्वल एनर्जी पे था, पर ये फील्ड जो अनसिमेट्रिकल है क्रिएट हो जाने की वजह से क्या हो रहा है, वो जो डब्बा है वो उसकी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाया, तो उसका डीजेनरेसी है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, और डी का डब्बा जो स्प्लिट हो गया किसमें, दो डिफरेंट एनर्जी लेवल के अंदर। कौन से दो डिफरेंट एनर्जी लेवल है ना, तो वो मैं कहता हूँ टू डिफरेंट एनर्जी लेवल इस तरह से, एक जिसको मैं कहता हूँ T2G और एक जिसको मैं कहता हूँ EG, ऐसा नाम रखा गया, इट इज वे ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो T2G का मतलब होता है ट्रिपली डीजेनरेट, ठीक है। T2G का मतलब क्या होता है, ट्रिपली डीजेनरेट, ठीक है, और EG का मतलब होता है डबली, ठीक, डबली डीजेनरेट, ठीक है, ट्रिपली डीजेनरेट एंड डबली डीजेनरेट। और इस ट्रिपली डीजेनरेट के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, इसके अंदर जो ग्रुप आते हैं वो इस तरह से होते हैं, तीन ग्रुप आते हैं, तीन डब्बे, जिसका नाम है DXY, जो हमने देखा DXY, फिर ये कौन है DYZ, और फिर ये वाला जो है वो कौन है DXZ। ये तीन डब्बे जो है इनका जो ग्रुप है इनको T2G कहा गया है या फिर ट्रिपली डीजेनरेट ग्रुप ऐसा कहा गया है, ठीक है। अब पांच में से तीन तो यहाँ पर आ गए, तो बाकी के दो यहाँ होंगे कि नहीं, इसलिए इसको डबली डीजेनरेट कहा गया है। तो बाकी के कौन से दो है बताओ, ये DXY YZ ZX तो हमने लिख दिया तीनों डब्बे, ठीक है, DXY है ये वाला, DYZ है ये वाला और DZX है ये वाला। तो बाकी के दो कौन से हैं, देखो ये वाले जो है वो क्या है DX² - Y², और ये वाला जो है वो क्या है DZ²।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से जो 5 का डब्बा था वो स्प्लिट होकर 2 में आ गया। एक का नाम है T2G जिसे ट्रिपल डीजेनरेट कहते हैं, एक का नाम है EG जिसे डबल डीजेनरेट कहते हैं। जो इक्वल एनर्जी का था वो टूट के अलग अलग एनर्जी, मतलब इसकी एनर्जी अलग हो जाएगी, इसकी एनर्जी अलग हो जाएगी। तो अगर दोनों का एनर्जी अलग अलग है तो दोनों के बीच में एनर्जी का गैप आ जाएगा, है ना, दोनों के बीच में एनर्जी का गैप आ जाएगा। तो उसको कैसे समझेंगे, ठीक है, ये सब समझने के लिए मैं थोड़ा आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिए पहले ये पॉइंट। अब मैं ये रब करता हूँ और उसके आगे का आपको एक्सप्लेनेशन सिखाता हूँ। ठीक है, देखिए आप टेक्स्ट बुक थोड़ा मत फॉलो करना, इसके अंदर जो मैं लिखा रहा हूँ वैसे ही फॉलो करिएगा, टेक्स्ट बुक में थोड़ा बराबर नहीं दिया है। ठीक है, ट्रिपल डीजेनरेट ऑब्वियसली कौन से हैं, T2G एंड EG। T2G मतलब 3 डब्बे वाला ग्रुप DXY YZ ZX, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, और EG मतलब 2 वाला ग्रुप X स्क्वायर Y स्क्वायर है Z स्क्वायर वाला। ठीक है, चलिए अभी इसको मैं ऐसा इल्यूस्ट्रेट करता हूँ। ठीक है, इल्यूस्ट्रेशन देखिए, ये कहीं पे भी नहीं दिया बुक के अंदर, मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो इल्यूस्ट्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले D है, इसका जो है वो 5 डब्बा में बताता हूँ। ठीक है, ये मैं कहता हूँ डीजेनरेट D ऑर्बिटल्स। ठीक है, कैसे, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, देखो, ठीक है, ये जो है ना वो एनर्जी का ग्राफ है बेटा, ये जो है वो किसका ग्राफ है, एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, ये थोड़ा मैं इस तरफ बनाता हूँ, ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ठीक है, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ऐसे समझिए। ठीक है, उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर, इस तरह से ग्राफ में कोशिश करता हूँ बनाने की। ये जो है वो ग्राफ एनर्जी का है, यानी ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है, ऐसा समझिए। ठीक है, वाई एक्सिस है, और ये वाला जो है वो, ये वाला क्या है एक्स एक्सिस, ये वाला क्या है वाई एक्सिस। ठीक है, इस तरफ मैंने ऑर्बिटल्स लिया है, इस तरफ एनर्जी लिया है। देखिए, अगर मैं ये डिसाइड करता हूँ कि डी का जो डब्बा है वो इस तरह से है, ठीक है, इसे मैं कहूंगा डीजेनरेट। डी ऑर्बिटल्स, इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं सबके सब जो है ना वो एक ही एनर्जी लेवल पर है, एक ही लाइन में ना, मतलब एक ही एनर्जी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है ना, बिफोर लिगैंड्स अप्रोच, बिफोर लिगैंड्स अप्रोच ऐसा होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे लिगैंड्स इसके तरफ अप्रोच होने लग गए, इसके अंदर के प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में रिपल्शन हो गया, तो इनके बीच में जो एनर्जी है वो बढ़ गई। तो इस वक्त जो एनर्जी स्टेट था वो ये था। ठीक है, इस वक्त जो एनर्जी स्टेट था वो ये था। अब जैसे लिगैंड्स अप्रोच कर रहा है एनर्जी बढ़ जाएगी। देखो, तो ये जो एनर्जी है यूं इस तरह से बढ़ गई और यहां पर आ गई। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं ना, क्लियरली देख सकते हैं कि एनर्जी बढ़ गई है। अभी भी जो डी का डब्बा है ना वो डीजेनरेट ही है, अभी भी वो क्या डीजेनरेट, देखो स्प्लिट नहीं हुआ, अभी भी डीजेनरेट ही है। यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन ये एनर्जी क्यों बढ़ रही है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, लिगैंड्स आर अप्रोचिंग। ठीक है, देयरफॉर एनर्जी इंक्रीजेस। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। चलो, जैसे ही लिगैंड्स ने अपने इलेक्ट्रॉन इसमें देना शुरू कर दिया, बोलो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो गया, ये हैंडल नहीं हो पाया, और इसके बाद में ये जो एनर्जी लेवल है, देखिए यहाँ पर इंक्रीज एनर्जी लेवल, अभी भी डीजेनरेट है, अभी भी ये 5 डब्बे जो है इनका एनर्जी लेवल सेम है, पर इसके आगे अगर आप जाते हैं, है ना, इसके आगे अगर आप जाते हैं तो एनर्जी लेवल ना यूं स्प्लिट हो जाता है। एनर्जी लो लेवल है वो यूं इस तरह से स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई, यूं एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल ये है स्प्लिट किस में होता है, T2G और EG में, T2G और EG में। ठीक है, अभी देखिए मैं अजम्पशन करता हूं, यहाँ पे अजम्पशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बता रहा हूँ, ये जो है वो मैं किसके बता रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बता रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी क्या, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6 होगा, उस समय ऐसा हो रहा होगा, ऐसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब ऑक्टाहेड्रल ऐसा हो रहा होगा ना, तो ये जो डीजेनरेट है, लिख देता हूं यहाँ पे, डीजेनरेट, ये स्प्लिट हो गया,
देखिए ऊपर की तरफ सिर्फ 2 डब्बे बचेंगे और नीचे की तरफ 3 डब्बे आ जाएंगे। 5 के डब्बे थे ना, स्प्लिट हो गए, 3 डब्बे 2 डब्बे, ऊपर की तरफ 2 डब्बे, नीचे की तरफ 3 डब्बे। तो मतलब ऊपर क्या है, 2 डब्बे क्या होता है, ईजी, ईजी है, ऊपर की तरफ ईजी है। और बीच में क्या है बेटा, T2G है। ये जो नीचे है वो क्या है, T2G है। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, dxy dyz dzx। इसका नाम क्या था, dx² - y² और dz²। इस तरह से स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक का जो एनर्जी है, Eg का एनर्जी, वो इससे ऊपर चले गया है और एक का जो एनर्जी है वो इससे नीचे आ गया है। मतलब जो पहले इक्वल एनर्जी पे था अब वो अलग अलग एनर्जी पे चले गया है। इसका एनर्जी बढ़ चुका है इससे और इसका एनर्जी घट चुका है इससे। तो इनके बीच में एनर्जी का गैप आ गया, इनके बीच में एनर्जी गैप आ गया। तो इसे मैं कहूंगा एनर्जी गैप। इसे क्या कहूंगा मैं, एनर्जी गैप। ठीक है, या फिर इसका बहुत ही फेमस नेम जो है वो कहता हूं स्प्लिटिंग पैरामीटर, स्प्लिटिंग पैरामीटर। और इसका जो सिंबल है वो होता है डेल्टा। सिंबल क्या होता है, डेल्टा। पर हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में O है कि नहीं, इसलिए यहाँ डेल्टा की तरफ में छोटा सा O लिख रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा की तरफ छोटा O लिख रहा हूँ। अगर डेल्टा की तरफ छोटा O लिखा हुआ मतलब आप समझ जाएंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हायर लेवल पर होता है वो Eg होता है, जो लोअर लेवल पर होता है वो T2G होता है। याद रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिट होने के बाद में जो हायर लेवल पर होता है वो Eg होता है और जो लोअर लेवल पे होता है वो T2G होता है। आई होप ये डायग्राम बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। और ये जो डेल्टा O है इसकी जनरल वैल्यू हम समझते हैं 10dq। 10dq, dq यानी डेक्यूरल, इट इज यूनिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी डिफरेंस। इट इज यूनिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी डिफरेंस, जस्ट रिमेंबर dq। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ पा रहा होगा। पर सर ये तो आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बताया। ठीक है, सपोज अगर मेरे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सपोज मेरे पास अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो रहा होता बताओ। चलिए फिर से ये जो मैं कंसेप्ट आपको थोड़ा चेंज करके बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए सेम आप देखिए 5d डब्बे हैं, डीजेनरेट बिफोर लिगेंड्स, सारे के सारे इक्वल एनर्जी लेवल पर है। ठीक है, जब लिगेंड्स अप्रोच हो रहा है तो एनर्जी का इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए सारे के सारे डब्बे जो हायर लेवल पे चले गए लेकिन अभी भी स्प्लिट हुए नहीं है। फिर जब इलेक्ट्रॉन्स अंदर आना शुरू हो जाएंगे तब ये जो डीजेनरेट है वो अपना डीजेनरेसी लॉस्ट कर देता है, बिकॉज लिगेंड है ना वो अनसिमेट्रिकल फील्ड क्रिएट करता है। इस पॉइंट से समझ में आता है। ठीक, अभी देखिए अभी जो मैं सिखा रहा हूँ वो किस पर अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे। किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलो या बहुत लोग इसको स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स भी कह देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। पर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर प्लेनार अभी नहीं लिख रहा हूँ, लिखेंगे तो भी रॉन्ग नहीं देगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। क्योंकि अपने को ये जो थियरी है वो 2 ही टाइप के कंपाउंड पे सीखनी है, एक जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यानी टेट्राहेड्रल, एक जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यानी ऑक्टाहेड्रल, जो इसके पहले हम लोग ने अभी भी देखा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जब ऐसा होता है, ठीक है, तब लिगेंड का जो फील्ड है वो आने वाला है, इसको स्प्लिट करने वाला है। बट इस बार स्प्लिटिंग में थोड़ा फर्क है। इस बार स्प्लिटिंग में थोड़ा क्या फर्क है, इस बार स्प्लिटिंग में क्या होगा, ऊपर की तरफ कौन सा डीजेनरेट ऑर्बिटल जाएगा, आई मीन डिस्टॉर्टेड डीजेनरेट ऑर्बिटल जाएगा, और नीचे की तरफ कौन सा डिस्टॉर्टेड डीजेनरेट ऑर्बिटल जाएगा, उसमें फर्क है। देखिए इस बार ऊपर की तरफ 3 डब्बे चले जाते हैं और नीचे की तरफ 2 डब्बे रह जाते हैं। ऊपर की तरफ अगर 3 डब्बे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ अगर 3 डब्बे जा रहे हैं तो इसे मैं कहूंगा T2G, है ना, ट्रिपली डीजेनरेट मतलब 3 डब्बे होते हैं कि नहीं, और इसे मैं कहूंगा Eg। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग उल्टी होती है। ऑक्टाहेड्रल के केस में Eg ऊपर होता है, T2G नीचे होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में T2G ऊपर होता है, Eg नीचे होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इनके बीच में देखिए एनर्जी का जो गैप है उसे एनर्जी गैप कहेंगे या फिर स्प्लिटिंग पैरामीटर कहेंगे, जिसका सिंबल क्या होता है, डेल्टा। पर आप बोलो डेल्टा के यहाँ पे आप सबस्क्रिप्ट में O लिखेंगे क्या, नहीं, O लिखा तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हो जाएगा। यहाँ पर देखो टेट्राहेड्रल है T, इसके लिए आपको यहाँ पर छोटा सा T लिखना चाहिए। और इसकी भी जो वैल्यू होती है वो होती है 10dq। dq क्या है, डेक्यूरेल यानी इट इज जस्ट यूनिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी। ठीक है, इस तरह से। तो जो
लिगैंड फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एक बात तो पक्की है कि सेंट्रल मेटल जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। ये बात ही इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल का जो फील्ड है वो स्प्लिट हो जाएगा। इसके लिए तो ये थ्योरी का नाम दिया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, स्प्लिट होने के बाद वो दो ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होता है, दो एनर्जी लेवल्स में कन्वर्ट होता है। T2G मतलब 3 का ग्रुप और Eg मतलब 2 का ग्रुप, डबल डिजनरेट। अब कॉम्प्लेक्स डिसाइड करता है कि स्प्लिटिंग के बाद किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 3 वाले ग्रुप की एनर्जी ज्यादा होगी, 2 वाले ग्रुप की एनर्जी कम होगी। ठीक है, और अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 2 वाले ग्रुप की एनर्जी ज्यादा होगी और 3 वाले ग्रुप की एनर्जी कम होगी। ये स्प्लिटिंग एक्जैक्टली उल्टी हो जाती है ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, इलस्ट्रेशन भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट यानी थर्ड पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी की तरफ। और वो जो थर्ड पोस्टुलेट है वो किसके बारे में बात करता है? थर्ड पोस्टुलेट जो है वो लिगैंड्स के बारे में बात करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगैंड्स के बारे में। देखिए, थर्ड पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा करके दे दिया है कि भाई 5 डब्बे जो डीजनरेट थे वो क्या हो गया, फील्ड क्रिएट होने की वजह से, लिगैंड आने वाला है उसकी वजह से फील्ड क्रिएट हुई, उसकी वजह से ये जो है वो अपनी डीजनरेसी खो बैठे और स्प्लिट हो गए। तो ऑक्टाहेड्रल होगा तो इस तरह से स्प्लिट होगा कि Eg ऊपर है, T2G नीचे है, और इनके बीच में जो स्प्लिटिंग पैरामीटर है उसको डेल्टा 0 या फिर डेल्टा O ऐसा डिनोट किया गया है। और अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इस तरह से स्प्लिट होगा कि T2G ऊपर है, Eg नीचे है, और इसका जो स्प्लिटिंग पैरामीटर है उसको मैं डेल्टा T से डिनोट करता हूँ। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहना चाहता है? थर्ड पॉइंट कहता है डी के बारे में, इसके डेल्टा के बारे में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? डेल्टा का मतलब क्या होता है? ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। अगर मैं ऐसा लिखता हूं डेल्टा O तो इसका मतलब क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर फॉर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, या फिर मैं ऐसा लिखता हूं डेल्टा T तो इसका मतलब क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर फॉर टेट्राहेड्रल, ऐसा कहता हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, थर्ड पॉइंट का एक्चुअल मतलब यहां स्टार्ट हो रहा है कि जो लिगैंड होते हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट में आ जाते हैं। क्या? एक जिसको मैं कहता हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड, और एक जिसे मैं कहता हूं वीक फील्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, ये वाला जो पॉइंट था वो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करता था, लेकिन देखो इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगैंड्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स कौन कौन से होते हैं उसका नाम याद रखिएगा, कोई है ना, उसके बाद में इन्हें सुने नहीं, ऐसा याद रखने के लिए कहा था आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथिलीन डायमाइन, साइनाइड, नाइट्रो, ये अमाइन। ठीक है, इसके अलावा EDTA भी होता है। ठीक है, ये सारे जो है वो किसका ग्रुप है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसके अलावा जो भी है जैसे हो गया फ्लोराइड, ब्रोमाइड एक्सेट्रा, OH माइनस, ठीक है, वाटर हो गया एक्सेट्रा, जो भी है एक्सेट्रा। ठीक है, ये एक्सेट्रा वाले जो भी है सारे के सारे कैसे होते हैं? वीक फील्ड। तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगैंड होते हैं, ये वाला जो ग्रुप आप देख पा रहे हैं, है ना, ध्यान से सुनना, causes higher amount of splitting, यानी अगर यहाँ पर समझो ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं तो ये स्प्लिटिंग इतना एनर्जी गैप हुआ है इन दोनों के बीच में। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है या इनमें से कोई लिगैंड प्रेजेंट होता है तो क्या होता है? ये जो मैग्नीट्यूड है ये और भी स्प्लिट हो जाता है, यानी क्या ये जो है वो और ब्रॉड हो जाएगा, ये जो है वो और ब्रॉड हो जाएगा, बहुत जोरदार स्प्लिटिंग होगी, मतलब ये बहुत हाई एनर्जी पे चले जाएगा और ये बहुत लो एनर्जी पे चले जाएगा। मतलब ही क्या, डेल्टा जो एनर्जी गैप है वो एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो ये है कॉजेस हायर अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग, देयरफॉर डेल्टा इज वेरी हाई, डेल्टा इज वेरी हाई। ठीक है, याद रखिएगा स्प्लिटिंग एनर्जी बिकम्स वेरी हाई। ठीक है, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस टू। और जो वीक फील्ड लिगैंड होता है, बोलो इसका क्या होता है? कॉजेस, ये क्या करता है? कॉजेस लो अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग, है ना, लो अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग। ठीक है, या फिर अमाउंट से अच्छा अगर मैं ऐसा लिखूं ना, हायर एक्सटेंट, ऐसा ज्यादा अच्छा लगेगा, एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग, और ये क्या रहेगा? लो एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग, है ना। देयरफॉर डेल्टा इज वेरी लो। ठीक है, बात समझ में आया?
ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले रहा हूं तो चाहे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो चाहे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और टेट्राहेड्रल अगर मैं कॉम्प्लेक्स लेता हूं तो भी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होगा तो गैप बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये कंसेप्ट है थर्ड पॉइंट के अंदर, ठीक है। चाहे कोई भी टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने की वजह से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ जाता है डी के डब्बे पे कि उनके बीच में जो स्प्लिटिंग हो रही है, डिस्टॉर्शन हो रहा है, वो बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। बट वीक फील्ड के अंदर ऐसा होता नहीं है, वीक फील्ड के अंदर नॉमिनल अमाउंट का स्प्लिटिंग होता है, लेकिन स्प्लिटिंग जरूर होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी समझ में आ पा रहा होगा और आप ये साथ साथ में लिख रहे होंगे। अब थोड़ा सा आपको मगज में स्ट्रेस आ रहा होगा कि ये सब क्या चल रहा है, तो धीरे धीरे सब सेटल आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। आई होप आपने ये लिखा होगा, नहीं लिखा पॉज करके रिवाइंड करके लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपसे क्या कहता हूँ, अभी हम सीखेंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मान लीजिए ये फोर्थ पोस्टुलेट है या फोर्थ पॉइंट है उसी थियरी का, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये क्या होता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनिए। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, ठीक है। अब आप सोचोगे डी का डब्बा तो सर स्प्लिट हो गया, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल हो गए। देखिए जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसके होंगे वो जान लीजिए पहले। ये सिर्फ सेंट्रल मेटल के होंगे, किसके होंगे, ये सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयंस के होंगे। हम लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिल नहीं कर रहे हैं, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन अभी अप्रोच हो रहे, आ रहा है, लिगेंड ने अब तक सिर्फ फील्ड क्रिएट किया, उसके इलेक्ट्रॉन्स आए नहीं, ठीक है, आ रहे हैं, ऐसा जो इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल मेटल आयंस के होंगे, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, द इलेक्ट्रॉन्स नाउ एंटर splitted d ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो डी का डब्बा बिखर चुका है T2G और EG में, चाहे वो कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, बिखर तो चुका ही होगा। ऑक्टाहेड्रल होगा तो अलग टाइप का स्प्लिटिंग होता है, टेट्राहेड्रल होगा तो अलग टाइप का स्प्लिटिंग होता है, लेकिन स्प्लिट तो हो चुका होगा। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घुसने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन नाउ एंटर द स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू हंस रूल। इसका मतलब क्या, लो एनर्जी ऑर्बिटल्स विल गेट इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट, ठीक है। जो ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पे होगा यानी नीचे होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा और हंस रूल के हिसाब से भरेगा, यानी पहले क्लॉकवाइज भरेगा और फिर एंटी क्लॉकवाइज भरेगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है ना, दो केसेस बन जाते हैं। कैसे दो केसेस बन जाते हैं, तो पहले मैं आपको सिखाता हूं कि देखिए, सपोज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मुझे बताओ स्प्लिटिंग किस तरह से हो जाएगी, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग बोलो, ऊपर जो है वो दो डब्बे आते हैं और नीचे जो है वो तीन डब्बे आते हैं, यानी यहाँ पर T2G आ गया, यहाँ पर EG आ गया और इनके बीच में डेल्टा O आ गया, ये इनके बीच का एनर्जी गैप है, ठीक है। चलिए अभी मैं आपसे कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन भरिए। सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन है D1, यानी D में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप कैसे भरेंगे, बिना लिगेंड्स के अप्रोच हुए। ये डीजेनरेट लेवल पे था, इस पर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। आफ्टर स्प्लिटिंग ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, मतलब अभी आपको देखना है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है D1 कॉन्फ़िगरेशन का वो कहां पर जाएगा, तो कैसे जाएगा, हंस रूल के हिसाब से जाएगा और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स विल गेट इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट। तो इसमें किसकी एनर्जी लेवल कम है, T2G का एनर्जी लेवल कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फर्स्ट जाएगा, यानी ये इस तरह से गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने फिल किया। नाउ सपोज अगर आपसे मैंने क्वेश्चन किया होता कि कॉन्फ़िगरेशन है, ये सेकंड क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन है D2, तो देखो D2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होते हैं, देखो 1 2 इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो इसके अंदर स्प्लिट करो, अभी स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स के अंदर भरो, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, लोअर इसमें थोड़ी जाएगा, ये तो हायर एनर्जी पे है ना, पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी पे जाता है, तो इस तरह से गया। अब दो है ना, तो एक तो भर दिया, ये देखो दूसरा भी इस तरह से मैंने भर दिया, बोलो सही है, ठीक है सर सही है, ठीक है जी। चलो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने 3 दिया
कि चलो D3 के अंदर इलेक्ट्रॉन भरो। तो अभी आपने क्या कर दिया, D3 कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से दिखा है, ठीक है। चलो अभी ये जो D3 है उसको स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल के अंदर कैसे ऑक्यूपाई करवाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल के अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, वो लोग लोअर एनर्जी लेवल पर जाएंगे कि नहीं, यानी T2G में जाएंगे। कैसे जाएंगे, देखो ये पहला इलेक्ट्रॉन गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन गया। आप बात समझ में आ रही है आपको, करेक्ट है, सही। अब ध्यान से सुनना, अब जो है सबसे मेन पॉइंट आने वाला है यहाँ का, है ना। क्यों, जैसे ही मैं D4 कॉन्फ़िगरेशन कहता हूँ बहुत चीजें ध्यान में लानी पड़ेगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपसे कह दिया, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपसे कह दिया कि कॉन्फ़िगरेशन है D4, ठीक है। तो आप कहेंगे चलो D4 कोई बात नहीं, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 हो गए। अब सवाल ये है कि आप स्प्लिटेड के अंदर किस तरह से भरेंगे, आप स्प्लिटेड के अंदर किस तरह से भरेंगे। देखिए एक आपने भर दिया, 2 आपने भर दिया, 3 आपने भर दिया, पर अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, बताओ क्या आप उस चौथे इलेक्ट्रॉन को हॉर्नज़ुल के जैसे, मतलब यहाँ पर उल्टा करके पैर करेंगे या ऊपर के ऑर्बिटल में डालेंगे, ठीक है जी, दोनों ही आंसर सही है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। या तो उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लिख के मैं पैर कर दूं, ठीक है, और या तो उस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ डाल दूं इस तरह से, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी आ गई। तो अब 2 पॉसिबिलिटी में क्या सोचना होता है, देखिए 2 पॉसिबिलिटी में कैसे सोचना होता है। D4 कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी 2 पॉसिबिलिटी आ गई कि या तो पेयरिंग कर सकता हूं, या तो मैं क्या कर सकता हूं, पेयरिंग कर सकता हूं, या तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको ऊपर भेज सकता हूं, यानी क्या, ट्रांसफर कर सकता हूं, ठीक है। अब कैसे करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे पेयरिंग करना है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक डबल में रखना है, तो मुझे एनर्जी चाहिए होगी। तो पेयरिंग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे मैं कहूंगा पेयरिंग एनर्जी, उसे मैं क्या कहूंगा, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, जिसको मैं P से डिनोट करता हूं। और अगर मुझे ट्रांसफर करना है, अगर मुझे क्या करना है, ट्रांसफर करना है इलेक्ट्रॉन का, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर डालने के लिए मुझे अमाउंट ऑफ एनर्जी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि लोअर लेवल है हायर लेवल है, तो लोअर से हायर में एनर्जी आई मीन इलेक्ट्रॉन को डालना है तो उतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसका गैप कितना है, डेल्टा O जितना है। तो जो ट्रांसफर का एनर्जी है, ट्रांसफर का एनर्जी है वो कितना है, ट्रांसफर का जो एनर्जी है वो कितना है, डेल्टा O जितना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 पॉसिबिलिटी है, क्या, या तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी डेल्टा O से, या तो डेल्टा O की एनर्जी ज्यादा होगी पेयरिंग से। बात समझ पा रहे हो, देखिए अगर पेयरिंग का एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग का एनर्जी ज्यादा है, तो बोलो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा क्या, नहीं होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा, ऊपर जंप कर जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा केस होता है, जब पेयरिंग का एनर्जी ज्यादा होता है तो वो जंप कर जाता है, ठीक है। तो आपका 4th इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है, ठीक है। अब आगे देखिए, सपोज अगर ऐसा केस है क्या, कि जो जंप करने का है गैप का एनर्जी बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप नहीं कर पाएगा, आपको बहुत एनर्जी लगेगी, उतनी अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, पेयर हो जाएगा कि नहीं। तो जब ये केस चलेगा तो इलेक्ट्रॉन जो 4th इलेक्ट्रॉन है, 4 है ना, 3 तो भर दिया आपने, 4th के लिए प्रॉब्लम थी कि इसी के अंदर जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर इस केस में क्या होगा, देखो गैप बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ऊपर चलेगा, ये बहुत ऊपर चलेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घुस नहीं पाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बात याद रहेगी आपको। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा जब केस आता है, ठीक है, ऐसा जब केस आता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पेयरिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये जंप कर जाता है, यानी ऊपर चले जाता है ना, तो इसको कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं इसको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, जब डेल्टा का एनर्जी कम हो, डेल्टा का एनर्जी कम हो यानी स्प्लिटिंग बहुत कम हो। तो बताओ अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, ये बात पक्की थी, हमने सीखी थी 3rd पॉइंट के अंदर। और लिगेंड अगर वीक फील्ड होगा तो ये एनर्जी कम होती है। यहाँ पर देखो ये जो बीच की एनर्जी है वो कम है, तो कौन सा फील्ड का लिगेंड होना चाहिए, वीक फील्ड लिगेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड हो रहा होगा। बात समझ में आई। यहाँ देखिए डेल्टा, ये जो गैप एनर्जी है ये बहुत ज्यादा है, गैप एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है, तो पेयर कर जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है,
ठीक है। और ये बहुत ज्यादा है, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, मतलब लिगैंड जो होगा वो कैसा होगा, लिगैंड जो होगा वो कैसा होगा, लिगैंड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, लिगैंड जो होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। बात समझ में आ रही है? तो याद करो मैंने आपसे कहा था कि स्पिन पेयर इफेक्ट ऐसा होता है ना, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन हो गया, कब होता है? कब होता है? कपल कपल कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है कि नहीं, जब गैप एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और कपल कब नहीं होगा, वो ऊपर की तरफ कब ट्रांसफर हो जाएगा, ऊपर की तरफ कब ट्रांसफर हो जाएगा, जब ये एनर्जी बहुत छोटी होगी। ये एनर्जी कब छोटी होती है, जब लिगैंड जो होता है वो वीक फील्ड होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरते हैं वो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ, चलिए ये पॉइंट आप बहुत ध्यान में रखिएगा, मैं इसको जरा यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स विल गेट द इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना। पी का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। और डेल्टा का मतलब होता है स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। पी का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा का मतलब होता है स्प्लिटिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी इज मोर देन स्प्लिटिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी इज मोर देन स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इसका मतलब क्या होता है, बोलो, पेयरिंग होगी या स्प्लिटिंग होगी? जो लो होता है वो होता है, याद रखना, पेयरिंग होगी या स्प्लिटिंग होगी? स्प्लिटिंग हो जाएगी, यानी ऊपर चले जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर बनता है हाई स्पिन, ऊपर चलेगा तो क्या बनता है, हाई स्पिन, हाई स्पिन। और लिगैंड कैसा होता है, बोलो, वीक फील्ड लिगैंड, याद रहेगा ये बात। सेम वे अगर देखो स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, तो बोलो क्या होता है ना, बोलो, जो कम होता है पैर हो जाता है, पैर हो जाता है, पैर हो जाता है, तो क्या बोलेंगे इसको, बोलो हाई स्पिन, तो क्या कहेंगे इसको, बोलो लो स्पिन कहेंगे कि नहीं, तो हो जाएगा लो स्पिन। तो ये कब होता है, जब लिगैंड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अभी अगर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दूं, अभी मैं शायद कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दूं कि चलो इलेक्ट्रॉन फील्ड करके बताओ, तो आपको ये देख के डिसाइड करना है कि जो लिगैंड है वो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और उस हिसाब से ये बातें पता चलती है, ठीक है। तो देखते हैं अभी आपको क्वेश्चन देता हूँ वो सॉल्व करने के लिए, जमता है या नहीं जमता है, ठीक है, देखते हैं। चलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सपोज ये कॉम्प्लेक्स है, देखिए मैं अप्लाई करता हूँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे, करेक्ट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स देता हूँ COEN 3 बार, बॉक्स पर चार्ज +3, सही है। चलो हम सब किसके बारे में देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 27 है ना। तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, आर्गन, ठीक है, ये हो जाएगा 3d7 4s2। अब इसके अंदर आप कोबाल्ट के ऊपर चार्ज देखिए, हम लिगैंड को नहीं देखते, हम सेंट्रल मेटल को देखते हैं। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। तो इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल होता है 0 × 3 0, तो ये 3 चार्ज है, तो कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज आ रहा है, बात समझ में आ रही है। कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाएगा, बोलो 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे कि नहीं, तो बाहरी शेल से 2 जाएंगे, इसमें से 1 जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d6 4s0, बात समझ में आ रही है। तो देखो आपका डी का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है, डी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो चलो बताओ इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखूं, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, बाइडेंटेड 3 बार है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक है। चलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग बनाइए, कैसे होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 डब्बे हो गए। ऑक्टाहेड्रल में बोलो ऊपर कौन आ जाता है, ऊपर 2 डब्बे आ जाते हैं यानी Eg आ जाता है, नीचे कौन आ जाता है, 3 डब्बे आ जाते हैं यानी क्या आ जाता है, T2G आ जाता है, ठीक है। बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। इनके बीच में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, डेल्टा O, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलता है सब कुछ, ठीक है। चलो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, D6, तो D6 पहले इसके अंदर भरो, कैसे भरते हैं D6, ठीक है, ऐसे भरते, देखो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, इसे कहते हैं D6 कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल में कैसे भरते हैं, यही तो अब तक मैं सिखा रहा था, ठीक है। सबसे पहले आप लिगैंड देखिए बेटा, लिगैंड देखिए, लिगैंड कौन है, इथिलीन डायमाइन। क्या इथिलीन डायमाइन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, हाँ, कोई सुने इन्हें नहीं, में इन्हें EN जो था इथिलीन डायमाइन वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को देखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को देखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को देखा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में क्या होता है, देखो
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से क्या होता है, ये जो गैप है वो बहुत ज्यादा होता है। देखो गैप है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है। गैप है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप नहीं कर पाता है, वो पैर हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है, वो पैर हो जाता है। चलो अभी इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं, यहाँ तक सही है। पैर हो जाएगा, जंप नहीं करेगा। ठीक है, चलो तो 6 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। पहले इसमें जाएगा, ये गया, देखो मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ उसको। ठीक है, चलो भरो इलेक्ट्रॉन। कैसे गया देखो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ये गया 1, 6 तक भरना है ना, 1 2 3 तक तो प्रॉब्लम नहीं है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन बताओ कहाँ जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ पर पैर करवा दो या तो ऊपर जंप करवा दो। बोलो क्या होगा। लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब क्या हो जाएगा बोलो, जो कम है वो होता है कि नहीं, ये ज्यादा है और ये कम है तो ये होता है। ठीक है, पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग इफेक्ट। क्या हो जाएगा, पेयरिंग इफेक्ट। जब ऐसा होता क्या होता, वीक फील्ड लिगेंड होता, तो पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती, स्प्लिटिंग थोड़ी कम हो जाती, तो वो जंप कर जाता फटाक से। अगर ये गैप कम होता तो जंप कर जाता ना इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है, जंप। ठीक है, याद रखिएगा। आई होप ये समझ में आ पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से फील्ड इतना ज्यादा है कि ये जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग बहुत बड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहा, तो पैर हो जाएगा। इसीलिए देखो 4th इलेक्ट्रॉन पैर हो गया, 5th इलेक्ट्रॉन पैर हो गया और 6th इलेक्ट्रॉन भी पैर हो गया। तो ये D6 कॉन्फ़िगरेशन आपकी सही हुई, इस कॉम्प्लेक्स के लिए इस तरह से हो रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सपोज अभी D7 होता तो अब जो 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ तो जगह ही खत्म हो गई, तो अब चाहे कुछ भी हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड हो, तो फर्क नहीं पड़ता है ना, उसको ऊपर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ पा रहा होगा। सेम अगर यही सब कुछ मैं एक किसी टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अप्लाई करता तो क्या हो जाता, कुछ नहीं होता, सिर्फ ये स्प्लिटिंग उल्टी हो जाती, सिर्फ ये स्प्लिटिंग उल्टी हो जाती, बाकी सब फंडा जो है वो तो सेम ही रहने वाला। तो चलो जरा मैं उस तरह से आपको करके बताता हूँ, किस तरह से कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि एक टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स लेके देख लेता हूँ। ठीक है, तो सारा फंडा जो है वो आपके दिमाग में बैठ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए देखो, समझिए, समझना बहुत जरूरी है इसके अंदर। चलिए सपोज फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFT का थियोरी अप्लाई कर रहे हैं, तो बोलो किस तरह से होगा। ये 5 डब्बे, 1 2 3 4 5 डब्बे। टेट्राहेड्रल में क्या होता है बोलो, इसका जो स्प्लिटिंग है वो किस तरह से होता है बताओ। ऊपर जो है 3 डब्बे आ जाते हैं और नीचे जो है वो 2 डब्बे आ जाते हैं, यानी ये इजी हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। सिर्फ स्प्लिटिंग का ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप है उसको मैं डेल्टा T कह के कहूंगा कि नहीं। चलिए अब यही सब फंडा करेंगे हम लोग। फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसके होंगे, सेंट्रल मेटल आयन के होंगे। जो भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा उसके अंदर सेंट्रल मेटल जो है उसका कॉन्फिगरेशन निकालना है और किसी का कॉन्फिगरेशन निकालने का नहीं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स नाउ विल एंटर द स्प्लिटेड d ऑर्बिटल। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे और फिर मैं इलेक्ट्रॉन को स्प्लिटेड d ऑर्बिटल के अंदर अरेंज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैसा, हर्ट्ज रूल। ठीक है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स विल गेट इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट, यानी जब मैं इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन भरूंगा वो लोअर एनर्जी यानी नीचे की तरफ पहले भरता है फिर ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर ये देखेंगे पेयरिंग एनर्जी और स्प्लिटिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी, ये डब्बा देखेंगे। ठीक है, आपको चेक करना है वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उस हिसाब से देखना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए देखो, लेट मी टेक एन एग्जांपल। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं ऐसा, Fe नहीं, मान लेते हैं मैंने निकल लिया, NiCl4, बॉक्स पर -2 चार्ज ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने लिया। चलिए अब निकल के बारे में देखते हैं। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d8 4s2। अब Ni का यहाँ पर देखिए, आप देखें कितना चार्ज है Ni के ऊपर। Ni के ऊपर जो आपको पता चलेगा चार्ज है +2, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा। ठीक है, वो तो आपको आता ही है करने। तो Ni+2 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो बाहरी शेल से चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो, 3d8 4s0, 3d8 4s0। ठीक, शाबाश।
चलिए अभी ये 3D8 कॉन्फ़िगरेशन अपने पास में निकल करके आ रहा है, 8 कॉन्फ़िगरेशन, D8 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो इसमें भरते हैं। D8 कॉन्फ़िगरेशन पहले इसमें भरिए, कैसे भरेंगे बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से भरेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मैं क्या करूंगा, यहां तक तो मैं पहुंच गया। अभी इलेक्ट्रॉन्स नाउ विल एंटर द स्प्लिटेड d ऑर्बिटल, इसके अंदर कैसे भरेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भरने के लिए देखो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ बड़ा बड़ा, ताकि आपको दिखाई दे। देखो 3 डब्बे है ना यहाँ पर, और यहाँ पर कैसा है 2 डब्बे है, Eg T2G और डेल्टा T है, ठीक है। चलिए अभी 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहले नीचे जाएगा लोअर ऑर्बिटल में, फिर वो हायर ऑर्बिटल में जाएगा, इसकी एनर्जी कम है इसके लिए इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन भरने याद रखना, 1 भर दिया, 2 भर दिया, अब तेरे पास ऑप्शन आ गया, देख थर्ड इलेक्ट्रॉन या तो तू यहीं पे भर के पेयरिंग करवा सकता है, या तो तू ऊपर भेज सकता है ना। तो अभी तेरे को देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है, थर्ड इलेक्ट्रॉन, वो जंप करेगा या पैर करेगा, वो जंप करेगा या पैर करेगा। वो किससे मालूम पड़ता है? लिगैंड देख के मालूम पड़ता है। लिगैंड कौन है तेरा? क्लोरीन। बता क्लोरीन कैसा लिगैंड है? क्लोरीन जो है वो एक वीक फील्ड लिगैंड है। देख इधर, वीक फील्ड लिगैंड है। बोल वीक फील्ड लिगैंड है तो उसका ज्यादा असर पड़ेगा, ये डिजेनरेसी जो हो रही है उस पर ज्यादा असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्या ये जो गैप है वो बहुत 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 बड़ा होगा या बहुत 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 छोटा होगा? वीक फील्ड लिगैंड है, इतना असर नहीं कर पाता है, इसलिए जो गैप है वो छोटा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट। अगर ये गैप छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगा ना आसानी से, वो पैर क्यों होगा, है ना, वो जंप कर पाएगा। गैप छोटा इसलिए जंप कर पाएगा। गैप अगर बहुत 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 बड़ा होता तो वो आपस में पैर करना प्रेफर करता जंप करने से अच्छा। तो देख यहाँ पर, देख वीक फील्ड लिगैंड, यहाँ पर देख पैर होने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, करेक्ट है। और ये डेल्टा का एनर्जी कम है, यानी जंप करेगा। देख देख क्या करेगा, जंप करेगा। तो जरा तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ऊपर भरना चाहिए, ना कि मुझे नीचे पैर करना चाहिए। देख यहाँ पे इस तरह से तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर यहीं पे चलेगा चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर यहीं पे चलेगा पांचवा इलेक्ट्रॉन, अब फिर से यहाँ जाएगा कि नहीं, 6th इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ जाएगा 7th इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ जाएगा 8th इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना होता है। तो आई होप ये समझ में तुझे आ पा रहा होगा कि मैंने कैसे किया है, ठीक है। चल अभी इसी को पकड़ के रख, इसी को पकड़ के रख। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ तेरे सामने टेट्राहेड्रल का ही, ठीक है। अब NaCl के जगह में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि साइनाइड ले लेता हूँ, CN 4 बार, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। बस मैंने क्या करा है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लिया है, ठीक है। तो देख अभी किस तरह से चेंज हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये अब करता हूँ, देख T2G, ये क्या आ जाएगा Eg, इनके बीच में जो गैप है वो किसका हो जाएगा, डेल्टा T, क्योंकि टेट्राहेड्रल है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, देख करेक्ट है कि नहीं। तो स्प्लिटिंग जो है वो इस तरह से होगा, फिर ऊपर T2G नीचे Eg है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चल कॉन्फ़िगरेशन अभी भी क्या आ रहा है, D80 आने वाला है, क्योंकि निकल का फिर से इसमें भी देखेगा तो चार्ज +2 ही है। तो अभी कैसे भरेगा, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन तक को भरना है, तो पहले नीचे वाले ऑर्बिटल्स में भरना शुरू कर। तो ये 1 भरा, 2 भरा, अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन भरने वाला है उसके लिए तेरे पास पॉसिबिलिटी है, या तो तू उसको यहाँ पैर करा या तो तू उसको जंप करा। जंप करेगा या पैर करेगा, मैं जब भी तेरे को पूछू जंप करेगा या पैर करेगा तो किसकी तरफ देखेगा, लिगैंड की तरफ देखेगा। लिगैंड देख कौन है, साइनाइड। बोल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है कि वीक फील्ड लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड। इधर देख, इधर है ना, साइनाइड, कोई सुने इन्हें नहीं में, CN जो था वो साइनाइड था, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, सही है बात। देख इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, तू बता स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो ये जो स्प्लिटिंग हो रही है उस पर बहुत असर पड़ेगा, यानी ये जो स्प्लिटिंग है वो हायर एक्सटेंट में हो जाएगी, तो इनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो डेल्टा T का अगर गैप बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जंप करना प्रेफर करेगा या आपस में पैर करना प्रेफर करेगा? एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो इतना ऊपर तक जंप नहीं कर पाएगा, तो वो आपस में पैर हो जाएगा। वो आपस में क्या हो जाएगा, पैर हो जाएगा। तू देख रहा है यहाँ पे, खुद देख, मैंने यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है तो देखो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है। डेल्टा क्या था, स्प्लिटिंग एनर्जी, देखो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है ना, और पेयरिंग कम होती है एनर्जी। तो जो कम होता है वही होता है, यानी पेयरिंग हो जाएगा ना, P हो जाएगा। देख देख पेयरिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो यानी जो तीसरा इलेक्ट्रॉन तू भरने वाला है वो ऊपर ना भर के इसके अंदर पैर करना चाहिए, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, देख टोटल 1 2, तीसरा इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से पैर हो जाएगा, तो ये तीसरा, फिर ये चौथा,
अब यहाँ तो फुल हो गया, इसलिए मुझे अभी ऊपर इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, है ना। तो ये कैसे गया, 5वां, ठीक है, ये 6वां, ये 7वां, और अब यहाँ पेयरिंग होगा 8वां। तो इस तरह से एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग हो रहा है। तो तू देख सकता है क्लोरीन वाले में अलग तरह का एनर्जी फिलिंग हुआ था और साइनाइड वाले में अलग तरह का एनर्जी फिलिंग हुआ था। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल मेटल का, वो लिगेंड्स किस तरह से उसको स्प्लिट करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है ना, जंप करता है कि पैर करता है, वो सब सोच समझने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल के अंदर फिल होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैं तेरे को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझा पा रहा होगा। तीनों पोस्टुलेट जो वो तो मैंने एक्सप्लेन करे, फोर्थ पोस्टुलेट भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करके मैंने तेरे को ये फीलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है वो भी सिखा दिया। तो इस तरह से मैं कोई भी एग्जांपल दूं तो तुझे फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने आना ही चाहिए। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है, अब मैं तेरे को इसका पूरा एक समरी देता हूँ, फिर से एक बार पूरा अच्छे से समरी देता हूँ, जिसके अंदर हर एक तेरा डाउट जो हो रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब मैं आपको समरी कराता हूँ CFT की, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी की, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक समरी करा देता हूँ। आराम से बहुत ध्यान से स्टार्टिंग से सुनिएगा क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत आसानी से सुनिएगा। जो सेंट्रल मेटल होता है इसके पास लिगैंड्स होते हैं, ठीक, बहुत सही। अब लिगैंड जो है वो सेंट्रल मेटल को अपने तरफ अप्रोच, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आपके अप्रोच करेगा। ठीक है, पर CFT ऐसा कहता है कि इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो आयोनिक है, मतलब यहाँ पर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा नहीं है या फिर डेटिव बॉन्ड बनने वाला नहीं है। ये सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। ये पॉइंट नेगेटिव चार्ज है और ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा CFT मान के चलता है। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है कि जो मेटल है वो तो डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है तो उसके अंदर डी के ऑर्बिटल्स होंगे, जो कि कैसे होते हैं बेटा, डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट होते हैं मतलब इक्वल एनर्जी लेवल पर होते हैं। ठीक है, तो अब जब लिगैंड्स इसके तरफ आ रहे हैं तो लिगैंड्स के अंदर के खुद के इलेक्ट्रॉन और ये डब्बे के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना मेटल के, ठीक है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, जिसको हम कहते हैं कि लिगैंड मेटल की तरफ आ करके फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक, अब देखिए फील्ड क्रिएट कर रहा है। अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो ज्यादा इफेक्टिव फील्ड क्रिएट करेगा, और लिगैंड अगर वीक फील्ड लिगैंड होगा तो इतनी ज्यादा इफेक्टिव फील्ड क्रिएट कर पाएगा क्या, नहीं, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएगा क्या, नहीं। तो ये फील्ड के वजह से हो क्या रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, इफेक्ट ये हो रहा है कि जो डीजेनरेट है वो अब डीजेनरेट नहीं रहेगा, ये अपनी डीजेनरेसी है ना वो खो बैठता है। मतलब क्या, सारे जो एक लाइन में बंधे हुए हैं वो हो जाएंगे स्प्लिट, वो टूट जाएंगे लोअर एनर्जी लेवल में और हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, 5 डब्बे टूट जाएंगे 2 लेवल में, लोअर एनर्जी लेवल में, हायर एनर्जी लेवल में। तो जो 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो रहा है ना, वो कैसे होता है, T2G में स्प्लिट होता है और EG में स्प्लिट होता है। T2G मतलब 3 डब्बों वाला ग्रुप, ठीक है, जिसमें क्या आता है DXY, DYZ और DXZ आता है ना, और EG यानी 2 डब्बों वाला ग्रुप, है ना, जिसमें DX² माइनस Y² आता है और DZ² आता है। बात समझ में आएगा। अब जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है लिगैंड्स के मदद से, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि T2G और EG 2 फ्रैगमेंट ऊपर का पोजीशन लेंगे या नीचे का पोजीशन लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है वो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, इसका मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर उसका 6 है ना, तो ध्यान रखिएगा ऊपर EG आता है, नीचे T2G आता है, ऊपर EG आता है, नीचे T2G आता है। ठीक है, यानी ऊपर 2 डब्बों वाला फ्रैगमेंट आता है, नीचे 3 डब्बों वाला फ्रैगमेंट आता है। ये स्टैंडर्ड वे ऑफ स्प्लिटिंग है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ड्यू टू अप्रोचिंग ऑफ लिगैंड्स ऑक्टाहेड्रल के अंदर, है ना। और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होती है बेटा, इसे कहते हैं डेल्टा O। ठीक है, जिसकी अगर आपसे कोई वैल्यू पूछ ले तो कह देना 10 DQ, कोई ना पूछे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब लिगैंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो ये जो स्प्लिटिंग है बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड है तो ये जो स्प्लिटिंग है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, कम होगी, पर स्प्लिटिंग तो जरूर होगी। ठीक है, आई होप ये समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर सेम फंडा है और इस बार जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने वाला है वो टेट्राहेड्रल होने वाला है। ठीक है, टेट्राहेड्रल का मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है। ठीक है,
तो यहाँ पर भी स्प्लिटिंग तो होगी, बस जो फ्रैगमेंट्स है वो अलग अलग पोजीशन अप्लाई करते हैं। जब टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो ऊपर T2G आ जाता है और नीचे EG आ जाता है, यानी नीचे 2 डब्बों वाला ग्रुप, ऊपर 3 डब्बों वाला ग्रुप आ जाता है। ठीक है, बस इतना ही फर्क होता है स्प्लिटिंग में, और कुछ नहीं। ठीक, और इनके बीच में जो एनर्जी की गैप होती है उसे मैं डेल्टा T ऐसा कहूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है फील्ड क्रिएट होने की वजह से। ठीक है, यहां तक आपको सबको ही क्लियर है बात को? ठीक है, चलिए अब जो क्या करना है, हमको क्या करना है ना, हमको करना है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमको क्या करना है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है। ठीक है, तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम किस में करेंगे? डी ऑर्बिटल में करेंगे। ठीक है, और फिर किस में करेंगे? स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल में करेंगे। पहले डी ऑर्बिटल में करेंगे और फिर किस में करेंगे? स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल में करेंगे। ठीक है, तो जब हम स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं, है ना? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन जो उसके अंदर है। ठीक है, लिगेंड्स के आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं गिनते हैं, वो अभी तक आए नहीं है, वो अप्रोच होने वाले हैं, हो रहे हैं, ऐसा कह रहा हूं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो हम फिल कर रहे हैं ये सेंट्रल मेटल के होते हैं, है ना? सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपको डी का कॉन्फिगरेशन मिलेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग भरने वाले हैं डी ऑर्बिटल के अंदर और फिर स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल के अंदर। तो जब आप स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल के अंदर भरते हैं, है ना, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछना होता है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछना होता है? टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स तो आपको आंसर आएगा या तो ऑक्टाहेड्रल होगा या तो टेट्राहेड्रल होगा। और फिर यही देख करके आप स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे कि ऊपर T2G आएगा या ऊपर EG आएगा, इस तरह से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आपको क्या पूछना होता है, ठीक है, वो लिगैंड को पूछना होता है। लिगैंड के बारे में पूछे, क्या पूछे कि लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है कि लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड है। क्यों? स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल जब हम करते हैं तब ध्यान रखिएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के टाइम पर क्या होता है, जो डेल्टा होता है यानी स्प्लिटिंग होती है इज वेरी हाई, है ना? देयरफॉर डेल्टा का एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पेयरिंग। तो इन दोनों में से जो छोटा होता है यानी ये वाला जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू बहुत ज्यादा है यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पेयरिंग ऑफ एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी ना, पेयरिंग चली जाएगी, देयरफॉर पेयरिंग विल ऑकर। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर जो लिगैंड है वो वीक फील्ड लिगैंड है, ठीक है, तो जो डेल्टा है इज वेरी लो, यानी जो एक्सटेंट है स्प्लिटिंग का जो एक्सटेंट है वो लो होगा। तो ये कैसा हो जाएगा? डेल्टा इज लो एज कंपेयर टू पेयरिंग, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ पेयरिंग इज मोर एंड डेल्टा इज लेस। ठीक है, तो इन दोनों में से जो कम होता है वही अप्लाई होता है, ये कम है तो इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर या फिर जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं इस कॉम्प्लेक्स को, अभी ये जो थियोरी हमने पढ़ा, समरी जो हम लोग ने कलेक्ट किया, सब कुछ कैसे इलेक्ट्रॉन भरना है, क्या भरना है, कैसे भरना है, इस सबको हम लोग अप्लाई करते हैं जरा। ठीक है, चलिए, तो मैं अभी एक एक करके एग्जाम्पल लूंगा और उसके अंदर हम लोग अप्लाई करते हुए चलेंगे। ये एक एग्जांपल देखिए जिसमें अपने को CFT अप्लाई करना है, यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है, या फिर ऐसा कहेंगे डेपिक्ट द कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू CFT, या फिर स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल, या फिर ऐसा कुछ भी हिंट देंगे आपको। तो देखिए एग्जांपल Mn CN6 बार बॉक्स पे चार्ज -3। तो इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल है वो कौन है? Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा? आर्गन, ठीक है, 3d5 4s2। फिर मैं देख रहा हूँ Mn के ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं -6, ठीक है, और इक्वल टू के साथ -3 है, तो ये जब उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, +6 -6 +3, तो Mn के ऊपर चार्ज +3 आ रहा है इस तरह से। तो अब जो है 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करने होंगे, बाहरी शेल से 2 जाएंगे और फिर यहाँ से 1 चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा R1 3d4 4s0 इस तरह से। तो यहाँ पर जो डी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ठीक है,
वो किस बात का आ रहा है, D4 आ रहा है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। तो CFT जब हम ऑक्टाहेड्रल में अप्लाई करते हैं तो उसका स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल डायग्राम यानी CFT अप्लाई करो, ऑक्टाहेड्रल पे CFT अप्लाई करो तो कैसे होता है, देखिए कि ये जो है मैं कह देता हूं, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ठीक है, ये ग्राफ मैं ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ऑर्बिटल्स रखता हूँ और यहाँ पर एनर्जी रखता हूँ, ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है, ऐसा बताते हैं ग्राफ में, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ कि ये जो डब्बे हैं डी के, ठीक है, ये कैसे है, 1 2 3 4 5 डब्बे, ये कैसे है, डी जनरेट, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ बिफोर लिगैंड्स अप्रोच, बात सही, ठीक। तो ये उसके एनर्जी लेवल है, देखो इस तरह से जब लिगैंड्स अप्रोच कर रहे होंगे तो इसकी एनर्जी लेवल ऊपर चली जाएगी, है ना, लेकिन अभी भी ये जो है वो 5 डब्बे ही रहेंगे, ठीक है। यहां मैं कह देता हूं डिजेनरेट, ठीक है, लेकिन यहां कहता हूं व्हेन लिगैंड्स अप्रोच, है ना, तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। और जब लिगैंड्स आ रहे हैं तो ये जो है आगे जाकर के क्या हो जाएगा बेटा, ये उसका एनर्जी लेवल है, देखिए ये उसका एनर्जी लेवल बढ़ चुका है। अब यही जो है वो आगे जाकर के स्प्लिट हो जाएगा, है ना, 2 फ्रेगमेंट में स्प्लिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू CFT, ठीक है। देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो तो यही है, वो तो चली रही है, ठीक है। बस ये जो है वो स्प्लिट हो गया 2 एनर्जी लेवल में, एक यूं और एक यूं, ठीक है। और इनके बीच में गैप आ गया, और उसे कहते हैं डेल्टा, ठीक है, एनर्जी गैप या फिर स्प्लिटिंग पैरामीटर ऐसा कहते हैं, ठीक है। अभी देखो ऊपर कौन आएगा, T2G आएगा, EG आएगा, EG आएगा, T2G आएगा, वो ऑक्टाहेड्रल देख के मालूम पड़ता है कि नहीं। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वो आपको याद रखना है कि ऊपर की तरफ 2 डब्बे आते हैं, है ना, ऊपर की तरफ EG आता है और नीचे की तरफ जो है, थोड़ा मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूं, है ना, नीचे की तरफ T2G आता है। ये किसकी स्प्लिटिंग है, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है, ये 2 डब्बे आएंगे इस तरह, ठीक है। चलिए अब ये आपने अच्छे से ड्रॉ कर लिया, अब हम करने वाले हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, साइनाइड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी फिल करना है, ठीक है। सेंट्रल मेटल में क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, D4 आ रहा है, तो D4 को फिल करेंगे। तो पहले D4 को डी जनरेट में तो भरिए, तो कैसे आएगा, 1 2 3 4, तो यही इसी में रहेगा 1 2 3 4। पर जब मैं इसमें भरने आऊंगा, स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल में भरने आऊंगा, तो मुझे बहुत चीजें कंसिडर करनी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले अब जो इलेक्ट्रॉन पहला जाएगा वो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, तो पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी को ऑब्जॉर्व लोअर एनर्जी पे जाता है, यानी T2G में जाएगा कि नहीं, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। ये गया दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये गया तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब 4th इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे पास मगजमारी होगा। 4th इलेक्ट्रॉन के पास में बेटा 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो यहाँ पर पेयर हो जाए, ठीक है, या तो वो 4th इलेक्ट्रॉन को मैं ऊपर की तरफ भरूं। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, इधर देयर विल बी पेयरिंग और इधर देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द EG। Now who will decide where the electron will go? Who will decide that? That will be decided by cyanide. That means ligands. ठीक है, आप देखो यहाँ पे जो लिगैंड है वो कौन है, साइनाइड। साइनाइड कौन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, बात समझ में आ गई। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ने वाला है स्प्लिटिंग पे। तो ये जो स्प्लिटिंग है वो बहुत एक्सटेंसिव होगी या बहुत स्लो होगी, बहुत कम होगी या बहुत ज्यादा होगी,
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो है वो एक्सटेंसिव स्प्लिटिंग करवाता है, ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो जो डेल्टा है इट विल बी हाई, ठीक है। ये स्प्लिटिंग बहुत बड़ी होगी। अगर स्प्लिटिंग बहुत बड़ी है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कभी ऊपर जंप कर पाएगा क्या? नहीं, इसलिए वो ऊपर जंप करने को प्रिफर नहीं करेगा, इंस्टेड इट विल स्टार्ट टू पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में मैंने आपको बताया था कि स्प्लिटिंग इज मोर देन पेयरिंग, स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर देन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, ठीक है। तो व्हाट विल इलेक्ट्रॉन प्रिफर? जो कम होता है, ठीक है। देयरफॉर पेयरिंग इफेक्ट इज सीन, है ना। और पेयरिंग इफेक्ट है यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जाएगा, ना कि यहाँ पर जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसके वजह से जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन बनता है, हाई स्पिन बनता है, लो स्पिन बनता है, ठीक है। तो याद रखना ये जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा, ठीक है। अब दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। नंबर 2, कलर। ऐसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैग्नेटिक बिहेवियर आपसे कोई पूछ रहा है तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। देखो इसके अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इसके लिए जो इसका नेचर है वो पैरामैग्नेटिक होगा। ये मैंने पहले भी बताया था कि नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक नेचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट कलर आपसे पूछेंगे ये कंपाउंड का कलर है या नहीं है। तो कलर का एक्चुअली जो थियरी वो मैंने अब तक आपको सिखाया नहीं है, बट याद रखना कलर कब आता है, ठीक है, ध्यान रखना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन लोअर ऑर्बिटल, ठीक है। देखिए ये जो नीचे है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिटल में, नॉट हायर ऑर्बिटल, लोअर ऑर्बिटल में है। तो जनरली कलर आता है, ये फुल प्रूफ आंसर नहीं है, सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कलर इसलिए होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिटल में मुझे दिखाई दे रहा है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल में नहीं होता, ठीक है, तो कलर शायद ना होता, ऐसा कहूँ, क्योंकि मैंने अब तक कलर का थ्योरी आपको सिखाया नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से मैंने अगर किसी और कॉम्प्लेक्स के अंदर बोला कि अप्लाई CFT, तो आप इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से लिख रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक मैं बहुत ही क्लियर रहूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको और 2 एग्जांपल देता हूँ जो आपको इसी तरह से अब डिपिक्ट करना है CFT के बेसिस पे। 2 एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। देखते हैं आपको वो दोनों एग्जांपल जमता है या नहीं। 2 एग्जांपल आप सॉल्व करिए घर पे, फिर मुझे भेजिए, मैं आपको वेरीफाई करके दूंगा कि राइट है या रॉन्ग, ठीक है। देखिए ये 4 एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जिस पर आपको CFT अप्लाई करना है। मैं 2 कहा था लेकिन 4 दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, आप बहुत अच्छे देख पा रहे होंगे। इस पे आपको CFT अप्लाई करना है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब इस टॉपिक इस चैप्टर का सबसे लास्ट एक हल्का सा छोटा टॉपिक है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है लेकिन जितना हो सकता है उतना कम, क्योंकि इसमें फिजिक्स का बहुत नॉलेज है और मुझे पता नहीं है कि आपके फिजिक्स में आपको कितना पता है और फिजिक्स के आपको कितने चैप्टर्स हुए हैं। तो धीरे धीरे एट द एंड ऑफ द टुवर्ड्स द एंड ऑफ द दिस 12th स्टैंडर्ड आपको ये फंडा समझ में आ ही जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कलर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो है वो कलर जो BBT एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था वो CFT एक्सप्लेन करता है कि इसमें कलर जो है वो कहाँ से आता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात सिखा दूं कि जो कलर होता है वो होता क्या है। कलर कुछ नहीं होता है बेटा, कलर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कलर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि दिखाई देता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना बेटा, इसका क्या होता है पता है आपको? इसका स्पेक्ट्रम होता है ना, इसका एक रेंज होता है, ठीक है। फिजिक्स में ये सब होगा कैसे? सबसे जो अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो सबसे पहला जो स्पेक्ट्रम आता है वो किसका आता है? गामा रेज का आता है, फिर एक्स रेज आता है ना, फिर यूवी रेज आता है, फिर इंफ्रारेड, है ना, ऐसा IR इंफ्रारेड रेज आता है, एक्सेट्रा, ऐसे आते जाता है कि नहीं। और ये यूवी और इंफ्रारेड के बीच में कहीं पर ऐसा हम लोग को एक विजिबल स्पेक्ट्रम मिलता है ना, जिसके अंदर कलर होता है VIBGYOR। केवल आपका जो विजिबल रीजन का जो कलर होता है वो यहाँ पर कहीं पर होता है,
ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे वो जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है ना, आप समझ पा रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है, सबसे पहले ऐसा इस तरह से रेंज होता है। ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना वेवलेंथ के हिसाब से लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, वेवलेंथ बहुत छोटी 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 होती है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी, फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे ना तो वेवलेंथ ऐसा बढ़ते जाता है। तो ये वेवलेंथ के हिसाब से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो होता है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। ठीक है, यानी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, उसका वेवलेंथ अगर 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के बीच में है ना, तो ही आपको उसका कलर दिखाई देता है, क्योंकि उसी को विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसको कलर कहते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि रेड कलर दिख रहा है, मतलब यहाँ पर जो वेवलेंथ रेड कलर को करस्पॉन्ड कर रही होगी वो वेवलेंथ आपकी आंखों में जा रही है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो कोई भी सब्सटेंस कलर क्यों दिखाता है? अब ये जो ढक्कन है रेड, ये ढक्कन रेड कलर का हमको क्यों दिखाई दे रहा है? देखो ये कैसे होता है कि एक, मान लो मैंने एक सब्सटेंस लिया, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है, और फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहां से निकल रही है, तो मैं इसे कहता हूं इंसिडेंट, इसे क्या कहता हूं, इंसिडेंट, और इसे मैं कहता हूं एमिटेड, इसे मैं क्या कहता हूं, एमिटेड। ठीक है, अब जो इंसिडेंट हो रही है उसका जो वेवलेंथ है, समझो वो 400 से 700 के बीच में मान लो ब्लू कलर को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये है ना, वो अपने तरफ ब्लू कलर का लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, ऐसा मैं कहता हूँ। लेकिन जब ये एमिट कर रहा है तो जरूरी थोड़ी है जितने का इंसिडेंट हुआ उतने का ही एमिट हो, कितना भी एमिट हो सकता है। सपोज ये जो है वो मान लेते हैं 440 नैनोमीटर का वेवलेंथ को एमिट कर रहा है, और ये एमिटेड वेवलेंथ है वो मेरी आंखों में घुस रही है, तो इस रेंज के अंदर 440 यानी वॉयलेट या ब्लू जिसको भी वो करस्पॉन्ड कर रहा होगा, वॉयलेट को ही ऑलमोस्ट वॉयलेट को करस्पॉन्ड कर रहा हो, तो मेरी आंखों में ये जो सब्सटेंस है वो वॉयलेट कलर का दिखाई देगा। अगर मुझे ये सब्सटेंस रेड कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके अंदर घुस रही है और यहाँ से एमिट हो रही है। अब जो एमिट होने घुस रही है, कौन सी घुस रही है हमको दिखाई तो नहीं दे रही है, ठीक है, क्योंकि वो तो व्हाइट लाइट के फॉर्म में ना, सातों कलर साथ में आते हैं, देखो, तो व्हाइट लाइट हमको दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ से जो एमिट हो रही है वेवलेंथ, वो वेवलेंथ का वैल्यू वो है जो रेड कलर को करस्पॉन्ड करता है विजिबल स्पेक्ट्रम में, इसलिए मेरी आंखों में जाने के बाद ये ढक्कन मुझे रेड कलर का दिखाई देता है। तो कंपाउंड, ये तो मैंने इसे एक एग्जांपल बताया आपको, वैसे ही जो कंपाउंड होता है उनका भी ऐसा ही होता है ना, कंपाउंड का भी ऐसा ही होता है, याद रखिएगा। कंपाउंड का कैसे होता है कि समझो मान लो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या करेगा, देखो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अब्सॉर्ब करता है, क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, और फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करता है, ठीक है, एमिट करता है। तो ये जो एमिटेड है ये हमको दिखाई देता है, इज ऑब्जर्व्ड, है ना, और ये हमको दिखाई नहीं देता, ये तो वो ऑब्जर्व करता है। ध्यान रखना, ऑब्जर्व्ड और एमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ऑब्जर्व और एमिटेड कैसा होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री का एक चार्ट सिखाता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे देखा जाता है। देखो आप ना एक काम करो, ऐसा स्टार बनाओ, देखो, ठीक है, छोटे बच्चे बनाते ना, ऐसा स्टार बनाओ, ठीक है, और स्टार पे देख मैं क्या लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई भूल जा, BGYOR, ऐसा आई नहीं लिखा है मैंने, आई का जरूरत नहीं है। तो ये जो मैंने बनाया है ना, इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, इसके सामने वाला कलर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मैं बोल रहा हूं वॉयलेट कलर अब्सॉर्ब किया है, वॉयलेट कलर अब्सॉर्ब किया है, तो एमिट क्या होगा, उसके सामने वाला यानी कॉम्प्लीमेंट्री, तो वॉयलेट के एग्जैक्टली सामने क्या, येलो। तो अगर ये सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अब्सॉर्ब कर रहा है, वॉयलेट, तो कौन सा एमिट करेगा, येलो, है ना। अगर वो ब्लू एब्सॉर्ब कर रहा है तो उसके सामने वाला यानी ऑरेंज एमिट करेगा। अगर वो रेड एब्सॉर्ब कर रहा है तो वो ग्रीन एमिट करेगा। तो अगर मैं तेरे को बोलता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, अगर मैं तेरे को बोलता हूं कि मेरे को ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, वो अभी रेड कलर का दिखाई दे रहा है, तो रेड कलर का दिखाई दे रहा है मतलब एमिटेड रेड कलर है, तो बता एब्सॉर्ब कौन सा किया रहेगा, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री। तो इधर रेड देख, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, उसके सामने वाला, मतलब ग्रीन। मतलब नेचर से ये कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर का लाइट का नैनोमीटर वेवलेंथ जो होगा वो अब्सॉर्ब कर रहा है, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी रेड कलर दिखाई दे रहा है ना। तो जो भी कलर का तेरे को कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा होता है।
पर सर ऐसा ऑब्जॉर्व करने के बाद एमिट अलग होता है, ऑब्जॉर्व अलग, ऐसा क्यों होता है? ये अभी बहुत डिटेल में थ्योरी है, बहुत डिटेल में, पर अभी इतना डिटेल में मैंने जा नहीं सकता, बहुत छोटे ये सब समझने के लिए, पर मैं तेरे को समझाता हूँ। देख, एक फंडा होता है जिसको कहते हैं डी ट्रांजिशन। क्या कहता है? डी ट्रांजिशन। देखिए जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसके अंदर डी का डब्बा है 5, सही है। अब सीएफटी के हिसाब से ये जो 5 डब्बा है वो स्प्लिट हो गया, है ना, ऐसा स्प्लिट हो गया, ठीक है। ये T2G हो गया और ये EG हो गया। यहां तक तो तेरे को पता है। इसके बीच में जो एनर्जी गैप है उसको डेल्टा कहते हैं। चल तू मेरे को स्प्लिटिंग देख के बता कि जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है। चल बता, स्प्लिटिंग देख के बता। स्प्लिटिंग में ऊपर EG है, नीचे T2G है, ऐसा कहाँ होता है? ऑक्टाहेड्रल में होता है, यानी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। मान ले, अज्यूम किया मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो समझ, अभी इसके अंदर क्या है, मैंने ऐसा एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन आया अपना, तो मैंने डी में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब क्या होता है, ध्यान से देखना, ये कॉम्प्लेक्स है, इस यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्जॉर्ब होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक एनर्जी होती है बेटा, तो वो एनर्जी है ना, ये ऑब्जॉर्ब कर रहा है। तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा ऐसा वाइब्रेट करने लगेंगे, उसको एनर्जी मिल जाएगा। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो अभी इस वक्त लोअर एनर्जी पे है, अभी इस वक्त किधर है, लोअर एनर्जी पे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसने ऑब्जॉर्ब किया, तो ये लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन के अंदर ज्यादा एनर्जी भर जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन है ना ऊपर जंप करता है, ऐसा ऊपर कूदता है, जंप करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अब यहाँ आ गया, है ना। तो क्या पता वो इलेक्ट्रॉन जिंदगी भर अब यहीं रहेगा? नहीं, वो ऊपर एनर्जी मिलने की वजह से वो ऊपर जंप कर गया, ठीक है। अब वो अपनी एनर्जी को उधर स्पेंड करेगा, और स्पेंड करने के बाद जब उसका एनर्जी कम हो जाएगा तो बोलो फिर से अपनी औकात पे गिर जाएगा कि नहीं? तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जॉर्ब करता है तो वो जंप करके ऊपर आता है। फिर जब वो एनर्जी स्पेंड करता है तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, और फिर से वो नीचे गिर जाता है अपने औकात पे। तो जब ये एनर्जी एमिट कर रहा है तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही होगी, है ना। तो अब इतना जरूरी थोड़ी कि जो एनर्जी उसने ऑब्जॉर्ब किया वही एनर्जी एमिट करेगा। जो एनर्जी उसने ऑब्जॉर्ब किया वो शायद किसी और इंटरेक्शन में यूज कर रहा होगा, शायद अपने वाइब्रेशन में यूज कर रहा होगा, और उसको ऑल्टर कर दिया, उसका वैल्यू चेंज कर दिया, और एमिट करने के टाइम पे किसी और वेवलेंथ का उसने एनर्जी एमिट कर दिया, ठीक है। तो जो एमिटेड वेवलेंथ है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पाया गया है, ठीक है, याद रखना। तो ये जो डी ट्रांजिशन है, मतलब क्या, डी टूट गया, वो तो पता ही था अपने को कि स्प्लिटिंग होती है। फिर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है, अपने आप को जंप करवाता है, ठीक है। फिर वो एनर्जी को यूज करता है, और फिर जब वो अपनी एनर्जी को एमिट करके नीचे गिर जाता है अपने ओरिजिनल लेवल पे, तो वो जो एमिटेड एनर्जी है वो किस वेवलेंथ की है, वो अपनी आंखों के अंदर जाती है, वो अपने को उसका कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से कलर आता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये और भी बहुत डिटेल में है, पर मैं ज्यादा डिटेल देना नहीं चाहता हूँ, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते कलर पे, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर हो जाएंगे, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, फिर जैसे फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब फंडा आपको सब बैठ जाएगा दिमाग में। तो मैं एकदम एंड ऑफ द ईयर में लेक्चर लूंगा आपको स्पेशली ये सब चीजों के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वगैरह सब सिखाऊंगा एंड ऑफ द लेक्चर। अभी जरूरत नहीं, अभी सिर्फ मैंने क्या आपको सिर्फ ऐसा बता दिया कैसा ऐसा होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है, दैट इज ऑल। तो यहाँ पर जो है चैप्टर मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। और छोटा सा 1-2 पार्ट है वो मैं बता रहा हूँ आपको, देख लीजिए। या सो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा पार्ट है आपके टेक्स्ट बुक में, ये भी डिस्कस किया गया है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर क्या होता है, हमने देखा था डेल्टा होता है, ठीक है, यानी एनर्जी गैप बिटवीन द स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स, बराबर। अभी यहाँ पर वो लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो डेल्टा ओ के लिए कर रहे हैं, मतलब ऑक्टाहेड्रल ये लोग ने अज्यूम किया है, यानी जो ईजी है वो ऊपर की तरफ होगा, T2G है वो नीचे की तरफ होगा, ये तो आप जानते ही है, और इसके अंदर वो लोग ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो सिर्फ ये 2 पॉइंट्स हैं जो फैक्टर्स है अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आप ये दोनों पॉइंट सेम टू सेम टेट्राहेड्रल के लिए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल्स फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड। ये तो हमको पता ही है, लिगैंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो डेल्टा का वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, और लिगैंड अगर वीक फील्ड होता है तो डेल्टा का वैल्यू कम होता है। इसके बेसिस पे तो हम लोग ने CFT के बहुत सारे क्वेश्चन किए, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स दोज अपीयर इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अप्रोच क्लोजर टू द सेंट्रल मेटल, ठीक है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैसा कुछ ध्यान मत दो, टेंशन मत लो, ठीक है। अप्रोच क्लोजर टू द मेटल, इतना आता है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है वो मेटल के बहुत करीब आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है उसका, इसलिए बहुत ज़्यादा वो स्प्लिटिंग कर देता है, ये बात आपको पता है।
हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया, बस ये लोग ने इंग्लिश में लिख के दिया है, ठीक है। बी वाला देखे क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल। अब देखो यहाँ क्या है कि जो मेटल है विद द हायर पॉजिटिव चार्ज इज एबल टू ड्रॉ लिगेंड्स क्लोजर टू इट देन द लोअर वन। मतलब अगर क्या है, सेंट्रल मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो लिगेंड को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर CFT के अंदर है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी चल रही है कि नहीं, तो CFT के अंदर हम लोग ने लिगेंड्स को और मेटल्स को पॉइंट चार्जेस माना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक माना है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि जितना ज़्यादा मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड उसके करीब आएगा, ठीक है, ऐसा ये कह रहा है। तो बोलो जितना वो करीब आएगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा, तो उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगा कि नहीं। तो जो क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग पैरामीटर यानी डेल्टा है, बोलो मेटल के ऊपर चार्ज बढ़ता है, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो वो भी बढ़ेगा, करेक्ट है ना। देखो दस द मेटल इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रिजल्ट्स इन द लार्जर सेपरेशन ऑफ T2G एंड EG, ठीक है। ज़्यादा प्लस चार्ज होगा तो ज़्यादा लिगेंड्स उसके तरफ अप्रोच होंगे, तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, मतलब जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी तो गैप एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG बहुत ज़्यादा होगा, ये कहना चाहता है। तो बोलो +3 वाला कोई मेटल है और +2 वाला मेटल है, किसके अंदर स्प्लिटिंग का प्रभाव ज़्यादा होगा, +3 वाले में। इसलिए तो देखो यहाँ पे लोग ने कहा है कि ट्राई वैलेंट मेटल आयन यानी +3 वाले मेटल आयन कॉज लार्जर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगी, देन द करस्पॉन्डिंग डाइवेलेंट वंस, यानी उनके मुकाबले जिनके अंदर मेटल पे चार्ज क्या है +2। तो ये बहुत छोटे छोटे 2 पॉइंट्स है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर, डेल्टा O के लिए पूछा तो भी यही 2 पॉइंट लिख के आएंगे, डेल्टा T के लिए पूछा तो भी यही 2 पॉइंट लिख के आएंगे, आपको कोई भी रॉन्ग नहीं देता है, ठीक है। बाद में इसके अंदर ये कलर वाला टॉपिक जो मैंने अभी लास्ट में कवर किया वो थोड़ा बहुत बताया है। देखो इस तरह से बताया है कलर के अंदर कि देखो ये ग्राउंड स्टेट के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है T2G के अंदर, जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मिली तो वो जंप करके ऊपर चले गया, देखो EG के अंदर, तो यहाँ पर अब्जॉर्ब हो रही है। तो जब ये नीचे गिरेगा फिर से तो एमिट होगी, और वो एमिट वाली जो एनर्जी है वो हमको दिखाई देती है, वो ये लोग ने कुछ भी बताया नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, दैट इज़ नॉट अ इशू, ठीक है, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है, कोई पूछता नहीं है कलर के बारे में इतना, ऑलराइट। और लास्ट टॉपिक जहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है दैट इज़ एप्लीकेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कवर किया था थोड़ा बहुत। तो ये आप एप्लीकेशन जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चारों पॉइंट को आप खुद से ही पढ़िए, अगर कुछ नहीं समझता है तो पूछिए। जैसे एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर 1 बायोलॉजी के अंदर होता है, ठीक है, आप ये पॉइंट पढ़ लीजिए। हेमोग्लोबिन के अंदर होता है अपना आयरन मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मेटल का कॉम्प्लेक्स, इन्फॉर्मेशन है मतलब इसमें। फिर मेडिसिन के अंदर देखो मैंने आपको बताया ना ऑलरेडी, सिस्प्लैटिन वाला दवाई जो है वो एंटी कैंसर है। फिर EDTA यूज़ होता है लेड पॉइजनिंग के अंदर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है पूरा अच्छी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप एक एक करके पढ़ के लिखिए या वीडियो पॉज करके लिखिए, बट ये आपके नोटबुक में होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा आ सकता है डिस्कस एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो इन चारों में से कोई भी 2 आपको लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप यहीं से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, और कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। खैर ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसका मैं फ़ोटो लेकर के भेज दूंगा, तो आपको इसके अंदर के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करना है। जैसे देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये देखो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह ढूंढना है, आप सॉल्व करो, पूरा एक्सरसाइज आप अच्छे से सॉल्व करो। और जो थियोरी क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, जैसे देखो यहाँ पर ये थियोरी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, देखो ये वाले जो थियोरी क्वेश्चन है, व्हाट आर आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। फिर गिव वन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगैंड। फिर देखो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, देखो टेट्रालर कॉम्प्लेक्स दिया है, ड्रॉ इट्स बॉक्स ऑर्बिटल डायग्राम एंड स्टेट वेदर द हाइब्रिडाइजेशन, जैसे VBT अप्लाई करना है इसके अंदर, फिर देखना है क्या हाइब्रिडाइजेशन आता है, वो सब ऐसा सब थियोरी क्वेश्चंस जो होता है ना बेटा, वो आप कहाँ से रिफर करेंगे, जो आपको क्लासेस से नोट्स दिया है उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिए होंगे, तो आप डायरेक्ट वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको आता है खुद से लिखने के लिए तो आप खुद से लिख सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लासेस के नोट्स में से देखना चाहिए, वो जो आपको दिया है टारगेट, उसके अंदर ये जो है इसका लिखा हुआ आंसर होगा, तो आपको समझेगा कि इंग्लिश में पॉइंट वाइज आंसर कैसे लिखते हैं, ऐसा, ठीक है। बाकी तो मैंने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर किए ही है, ऑलमोस्ट नहीं सारे ही किए हैं कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। तो ये जो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लासेस का जो नोट्स है उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर्स जो है थियोरी वाले एक बार पढ़ ले, लर्न कर ले, और फिर बिना देखे लिखे, या फिर देख के 2 बार लिख करके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी आज यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। थैंक यू।